अरे नहीं यार। हम्म, हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुनील सिंह और आपका एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि टॉपिक आप देख ही रहे हो, आज पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि हिस्ट्री के तहत आता है। यूरोप में राष्ट्रवाद एक ये पहला ही लेसन है, ये क्लास 10th में। और राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद एक अभिव्यक्ति है, एक विचारधारा है जो देश के लोगों को एकजुट करके रखती है और उनको आपस में बांधे रखती है। उसको कहते हैं उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद शब्द किसने इजाद किया, ये किसने इसको सबसे पहले बनाया? तो उनका जो नाम था, उनका नाम मैं आप लोग को बता ही देता हूँ ताकि ये आप लोग की जानकारी में रहे। तो उनका नाम था जॉन जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। ये रहने वाले थे जर्मनी के। ये जर्मनी दार्शनिक थे। तो इन्होंने वहाँ पर ये राष्ट्रवाद के नाम पर ये एक शब्द इजाद किया ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। ये जर्मन दार्शनिक थे। और अगर जैसे पूछा जाए, थोड़ा और डेप्थ में जाया जाए कि इनकी डीओबी क्या है, तो साधारण रूप से जान लेना ठीक है। इनका था 1744, 1744 से 1803, यानी कि 1744 में इनका जन्म हुआ और 1803 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ओके, तो ये चीज हुई। अच्छा, इस लेसन की शुरुआत होती है, ये फ्रेडरिक सारियू, आपको दिख रहा होगा, फ्रेडरिक सारियू। ये एक चित्रकार थे, फ्रांसीसी चित्रकार थे। तो इन्होंने एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। उसका शीर्षक क्या था? शीर्षक था शीर्षक था इसका लोकतांत्रिक और समाजवादी गणतंत्र। लोकतांत्रिक माने वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता चुने अपने प्रतिनिधियों को मनपसंद के। और समाजवादी गणतंत्र माने, और गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर जो कोई भी पद जो है आनुवंशिक ना हो, जैसे कि इसमें होता था राजतंत्र में। तो अच्छा, अब इस चित्र में कौन कौन से देशों को दर्शाया गया है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये चित्र जो है 1848 में बनाया गया था। इस बात को आप ध्यान कर लेंगे, उसको नोट आउट कर लेंगे। कौन कौन से देश उसमें जो है दर्शाए गए हैं, जो फ्लैग लेकर के चल रहे हैं, स्वतंत्रता की एक प्रतिमा खड़ी हुई है तो उसके पास सब पहुंच रहे हैं, जो किस चीज को दिखा रहा है कि लोग लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कहाँ से निकल करके? मोनार्की, यानी कि राजतंत्र से। ओके, 1848 में ये चित्र बनाए उन्होंने। और कौन कौन से देश उसमें दर्शाए गए हैं? एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी सबको पता होगी इसकी, वाशिंगटन डीसी, बताए दे रहे हैं ताकि और भी जानकारी हो। फिर है स्विट्जरलैंड, कैपिटल है इसकी बर्न। फिर है फ्रांस, सभी को पता होगा, इसकी राजधानी पेरिस है। फिर जर्मनी है, फिर इसकी राजधानी है मतलब कि जर्मनी राजधानी बर्लिन। ओके, उसके बाद है 2 सिसली, यानी कि सिसली। ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा एक आइलैंड है, जो कि इटली के ही अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल हंगरी है, जहाँ पर कि एडोल्फ हिटलर का भी जन्म हुआ था, आप लोग को बता दें जानकारी के लिए। फिर है लोम्बार्डी, ये इटली का भी एक प्रशासनिक क्षेत्र था जिसकी राजधानी मिलान है। फिर पोलैंड है, इसकी कैपिटल भी है वार्सा, जो कि जर्मनी का पड़ोसी देश वर्तमान में भी। फिर है आयरलैंड, राजधानी है डबलिन। हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। और रूस सभी जानते होंगे, मॉस्को, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। ओके, तो ये हुआ। आपको इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या है नाम, किस ईयर में, ये 4 चित्रों की श्रृंखला है, ध्यान रखना है। उसका शीर्षक था लोकतांत्रिक और समाजवादी गणतंत्र। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से ये कब
खुलकर सामने आया। विचारों में तो था, ठीक है, जैसा कि बताया गया। उसके बाद स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। सभी को पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये किस शासक के समय में हुई थी? लुई 16 के समय में। ओके, जब उन्होंने ये समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिनको हम स्टेट कहते हैं। पहले में था कौन सा? पादरी वर्ग, फिर कुलीन वर्ग, फिर दास वर्ग, जिसमें किसान भी आते थे और ये रोजगार करने वाले लोग भी आते थे। ओके, तो ये है फ्रेंच, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति ने ही राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति को पेश किया दुनिया के सामने। और एक एग्जाम्पल भी है, एक उदाहरण भी था जिसको अपनाया लोगों ने और देश में अपनी आज़ादी पाई, जैसे हम लोगों ने। ओके, फिर है प्रभुसत्ता राज, मतलब कि प्रभुसत्ता यानी कि शक्ति, पावर, शासन करने की, ये निकल करके किससे? राजतंत्र से निकल करके नागरिकों के हाथों में आई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इसको नोट आउट कर लेंगे सभी लोग, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ट्रांसफर हो गई पावर, यानी कि राज, मतलब कि राजतंत्र से निकल करके लोकतंत्र, जनता के शासन में ये शक्ति ट्रांसफर हुई। ओके, फिर है क्रांति की घोषणा क्या थी? आप लोग को याद रखना है, मान लो क्वेश्चन आता है तो अगर ये लिखते हो तो इसका एक अच्छा नंबर मिल सकता है आप लोगों को। क्रांति की घोषणा क्या थी? अब लोगों द्वारा यानी कि जो वहां की प्रजा है वो अब राष्ट्र का गठन करेगी, एक होने का भाव। ओके, ठीक, ठीक है। और वे ही इसकी नियति तय करेंगे और वे ही इसका भाग्य भी तय करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसका भाग्य, आने वाला समय तय करेंगे, नियति उसकी। ओके, फिर है सामूहिक पहचान के लिए, सबको एक करने के लिए क्या चीज वहां पर बनाया गया? कौन कौन से शब्द इजाद किए गए? पहला है पितृभूमि, यानी कि पितृभूमि का मतलब है क्या चीज? पूर्वजों का देश, हमारे पूर्वजों का देश, ठीक है। इसके बाद है नागरिक। नागरिक माने मतलब कि नगर में रहने वाला, और जिसको जो है सारे वो राजनीतिक अधिकार मिले हों, जिसके मतलब कि मौलिक अधिकार भी उसको मिले हों, और कुछ और मतलब कर्तव्य भी उसके तय हों। कर्तव्य का पालन करना और मौलिक अधिकार, ये सब एक नागरिक के लिए ही बने हैं, ठीक है। सभ्यता यानी कि सिविलाइज्ड लोगों के लिए। जैसे विचार बनाकर फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया है। आपको बता दें, जो फ्रांस का झंडा है इसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं। तिरंगा, इसमें 3 कलर का यूज हुआ है। कौन कौन से है? पहला है नीला, दूसरा है सफेद, तीसरा है लाल। पहला ब्लू, व्हाइट एंड रेड, ठीक है। अब इस तिरंगे को कब अपनाया गया ये भी थोड़ा जानना बेहद जरूरी है। 1794 में, 1794 में इसको अपनाया गया। और किन लोगों ने इस झंडे को बनाया? किन लोगों ने ये एक सुंदर सा आकार दिया? मतलब कि किसने इस मतलब तिरंगे को सबसे पहले बनाया, ठीक है। उनका नाम था जैक्स लुई डेविड। यहाँ पे लिखे देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। जैक्स लुई डेविड, ओके। और एक नाम और है, लाफायट, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब चीजें, किस सन में और कौन कौन से कलर इसमें यूज होते हैं। तो ये हो गया आपका तिरंगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। उसके बाद स्टेट जनरल का नाम, जो सभा होती थी उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, राष्ट्रीय सभा। क्योंकि राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट चल रहा है, राष्ट्रवाद फ्रांस में आया हुआ है, तो संस्था भी राष्ट्रीय ही होनी चाहिए, तो इसीलिए बनाया गया नेशनल असेंबली।
पहले था समाज 3 वर्गों में बटा था, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। ओके, और फ्रेंच को ध्यान दीजिएगा, और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा, ध्यान रखिएगा, साझा भाषा बनाई गई विचारों के आदान प्रदान के लिए, सबसे ज्यादा बोल जाने वाली वहां थी। उसके बाद है, इसके बाद कौन कौन से बदलाव आए? फिर छात्र है, छात्र शिक्षित मध्यम वर्ग, ध्यान दीजिएगा, शिक्षित मध्यम वर्ग ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ओके, जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी, ध्यान जी यहां लिखे देते हैं, इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में। फ्रांस में जगह है वर्साय, तो वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और 1789 में ही इसकी स्थापना हुई थी, जैसा कि मैंने बताया आपको। और रॉबेस्पियरे, मैक्सिमिलियन, यहां पे नाम लिखे देते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है मैक्सिमिलियन और रॉबेस्पियरे। ओके, रॉबेस्पियरे, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। युवा लोगों का वर्ग था, ताकि जो है और भी धूमधाम से अन्य देशों को भी एक अच्छा एक मैसेज जाए। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, ध्यान दीजिएगा 1789 में। कहां पर? वर्साय में, फ्रांस पड़ता है। उसके बाद ये जो फ्रांस की सेना ने एक उद्देश्य बना लिया कि जैसे हमारे देश फ्रांस में राष्ट्रवाद आया है, वैसे ही हम यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद लेके आएंगे। यानी कि कह सकते हो कि एक प्रकार से इन लोगों ने एक ठेका ले लिया कि हम दुनिया भर में राष्ट्रवाद लाएंगे, मतलब कि यूरोप में भी। इसका बाद में कुछ नेगेटिव भी सामने आएगा। और कहाँ कहाँ फ्रांस की सेना ने गई, मतलब फ्रांस की सेना गई? पहला है बेल्जियम, कैपिटल है इसकी ब्रुसेल्स। स्विट्जरलैंड मैंने बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, मैंने बताया है स्विट्जरलैंड, बर्न। उसके बाद इटली के इलाकों में, कैपिटल है इसकी रोम, वहां पर ये सेना गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सेना गई और लोगों ने उनका स्वागत भी किया कि नया बदलाव आएगा, क्योंकि अन्य देश भी राजतंत्र से बहुत परेशान थे। तो शुरू में तो इनका बहुत अच्छा वेलकम हुआ और ये वहां गए। उसके बाद फ्रांस में राजतंत्र को वापस लाकर नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया। ठीक है, जब नेपोलियन गद्दी पर बैठते हैं, फ्रांस के राजा बनते हैं, तो वो वहां पर फिर से राजतंत्र को ले आते हैं। लेकिन राजतंत्र ऐसा जिसने प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी सुधार भी किए। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र वो मतलब कि फिर से मोनार्की आ गई और शासन सब बिगड़ गया ना, बिगड़ा नहीं, कुछ इसने जो है सुधार भी लागू किए। जैसे कौन कौन से? 1804 की नागरिक संहिता। इस बात का आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1804 की नागरिक संहिता जो थी, नेपोलियन कोड भी कह सकते हो, जो उसने बनाया था। अब उसमें कौन कौन से कानून थे, कौन कौन सी विधि थी? पहला था जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कि अब कोई भी जो है, क्या नाम है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त, यानी कि ये राजतंत्र की ओर संकेत करता था, उसको उसने खत्म कर दिया कि राजा हैं तो राजा के बाद ही वो गद्दी पर बैठेंगे, यानी कि आनुवंशिक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। फिर कानून के समक्ष जो है समानता और संपत्ति का अधिकार भी इसने सुरक्षित रखा, यानी कि कानून के समक्ष अब सभी बराबर होंगे, चाहे ऊंचे से ऊंचा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कोई साधारण जनता क्यों ना हो या कुलीन वर्ग क्यों ना हो, सभी अब कानून के समक्ष समान है। ओके, और ये कहां कहां लागू हुआ? डच, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी। ओके, सारे नाम मैंने बता दिए हैं। डच का नाम आता है, डच बेटा कहते हैं ये नीदरलैंड को। ओके, डच माने होता है नीदरलैंड के निवासी। जैसे कोई जैसे हम लोग को कहे कि भारतीय, तो भारतीय माने भारत देश के निवासी। ठीक है, तो ऐसे ही नीदरलैंड के जो निवासी थे वो डच कहलाते थे। ओके, तो नीदरलैंड ये संकेत करता है डच का, और इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। ओके, फिर है नेपोलियन
जब मैंने क्या बताया था कि इसका कुछ निगेटिव भी सामने आएगा। जब सेनाएं वहां पहुंची बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में, तो वहां पर लोगों ने उसका स्वागत भी किया, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्या जैसे कहते हैं कि उसका पतन, उसका डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ। शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में यही नेपोलियन उनको जो है मन ही मन खटकने लगा। क्यों? बढ़े हुए कर, टैक्स टैक्स उसने बढ़ा दिया था, क्योंकि युद्ध करना है। युद्ध होगा तो सेना भी बढ़ानी पड़ेगी, उसको वेतन देना पड़ेगा, उसको वेतन भी देना पड़ेगा, ठीक है। और जो हथियार हैं उनको बनाने में भी बहुत खर्चा आएगा, फिर अनाज पानी, बहुत प्रकार के खर्चे आते हैं। तो उसकी वजह से उसने टैक्स बढ़ा दिए, नए टैक्स भी लगाए उसने, तो वसूला गया जबरियन। ओके, तो ये सबसे बड़ी कमी थी, इसकी वजह से लोग नाखुश हो गए। सेंसरशिप, सेंसरशिप माने होता है सरकारी नियंत्रण, कठोर नियंत्रण, जिसके और इसको सरकार भी लगा सकता है और निजी कोई भी संस्था हो वो इसको लागू कर सकती है, लेकिन इसमें जो है लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो ये एक सरकारी नियंत्रण है। तो इसने, नेपोलियन ने जिन जिन देशों में गया उसने उसने सेंसरशिप भी मतलब कि लागू किया कि जो हम कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। ओके, तो ये भी लोगों को मतलब कि रास नहीं आया, पसंद नहीं आती। बाकी यूरोप को जीतने के चाह में फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती। जाहिर सी बात है कि अब आप प्लान बना रहे हो कि मुझे पूरे यूरोप को जीतना है, तो ये पॉसिबल कहाँ है। सपने पाल लेना, उसको पूरा करना, लेकिन सबका समर्थन भी तो हासिल होना चाहिए। कोई भी काम आप जब करते हो और सक्सेस जब होते हो तो लोगों का समर्थन मिलना भी बेहद आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद जब फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती करनी शुरू की तो लोगों को ये भी पसंद नहीं आया कि आप मतलब कि फ्रांस से आए हो। मान लो अगर हो भी गया कि आपने पूरे यूरोप पर शासन कर लिया है, स्थापित कर लिया है, तो कैसे हम ये विश्वास कर ले कि आगे भी अच्छा होगा। तो लोगों ने, इससे भी लोग जो है खुश नहीं हुए, जबरन भर्ती करना, और नेपोलियन का इस प्रकार से पतन हुआ, है ना। तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बता देते हैं आप लोगों को कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले तो ये जान लो इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था, एक्सक्यूज मी, थोड़ा जन्म की बात करें 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म हुआ। और इसके बाद ये बड़े हुए, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद जो है ये वहां फ्रांस का ये राजा भी बना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये चीज जिन देशों में गया, बाद में उसका विरोध होना शुरू हुआ। फिर कुछ देशों ने एक ग्रुप बना करके उसको हराया भी। और किस युद्ध में उसकी पराजय हुई थी, कमेंट में आप लोग बताइएगा। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का वाटरलू का युद्ध, ठीक है। ये हुआ है 1815 में। और बता देते हैं 18 जून 1815, 18 जून 1815 में हुआ था। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध हुआ। इसके बाद इसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जो कि अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन में पड़ता है, कि आइलैंड है, वहीं पर रहा, वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई? 5 मई 1821 में। ये सब आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। थोड़ा मैं ये अलग से बता रहा हूँ ताकि नॉलेज गेन हो सके, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले जैसे आप लोग बड़े हो गए, कंपटीशन बैठोगे, तो उसमें भी आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा, किन किन देशों ने ये ग्रुप बना करके ये हिटलर बोल दिया मैंने, नेपोलियन को हराया। किन देशों ने फ्रांस को हराया, यानी कि फ्रांस को। अब देखिए कौन कौन से वो देश हैं। पहला है ब्रिटेन, ठीक है। एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
BARPH। अगर पढ़ा जाए तो निकल के आता है बर्फ। बर्फ सभी जानते हैं BARPH बर्फ। ओके, देखिएगा ये एक ट्रिक है बर्फ। उसके बाद है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, फिर है रूस, फिर है प्रशा, जो कि जर्मनी का ही एक कह सकते हो वंश था जो शासन करता था। उसके बाद लास्ट में है हंगरी। ठीक है, तो इन देशों ने इन देशों ने 1 2 3 4 एंड 5, तो इन 5 देशों ने मिल करके फ्रांस के खिलाफ एक गठबंधन बनाया, एक ट्रीटी की, एक संधि की, ताकि नेपोलियन को हराया जा सके। देखिए, वही नेपोलियन जो यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप को कह सकते हो अपने कब्जे में करना चाह रहा था, तो उन्हीं देशों ने आपस में एक संगठन बनाया और इनको वाटरलू के युद्ध में हरा दिया। तो आप लोग इसको जरूर नोट आउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 देशों ने मिलकर के फ्रांस को हराया। ओके, इसके बाद कौन कौन से देश थे मैंने बताया, ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन, फिर है ऑस्ट्रिया, फिर है रूस, उसके बाद है प्रशा, उसके बाद है हंगरी। ठीक है, अब इसी को मैंने फॉर्मूला बना दिया BARPH। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सब आप लोग नोट आउट कर लें। बर्फ किन देशों ने हराया, तो इन देशों ने हराया, फॉर्मूला रहता है, क्योंकि भूल सकता है, आप लोग भूल सकते हो बच्चों, या जो हमारे व्यूअर्स हैं देखें और जानकारी, तो इन देशों ने मिलकर के हराया किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को, किस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में 1815 में। तो ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स आप लोग नोट आउट कर लें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे, बहुत। और अब मैंने सबको बता दिया, एक बार आप लोग, मैं हट रहा हूं, आप लोग इसको एक बार जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सभी लोग ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग इसको नोट आउट कर सके, और किसी प्रकार का कोई भी मतलब क्वेरी हो तो आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ये मैं नोट आउट कर लेता हूँ ताकि मतलब कम समय में मैं आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बता सकूँ। जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है इसको आप लोग भी नोट आउट कर लें। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे, जैसे जर्मनी का एकीकरण है, फिर है इटली का भी एकीकरण हम पढ़ेंगे, विद मैप पढ़ेंगे आप। ओके, आप लोग को मैं अच्छे से अच्छा देने का कोशिश करूंगा। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को अब रोकता हूँ। गुड बाय।